मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगभग 58 मिनट तक बजट भाषण पढ़ा है। ना कोई टैक्स स्लैब में चेंज किया गया है, ना कोई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। अमूमन देखा जाता है चुनावी वर्ष होता है, चुनावी रेवड़ियां बांटी जाती है, लेकिन इस बजट में इस प्रकार का कोई भी बड़ी घोषणा का पिटारा खुद नहीं खोला गया है। क्या कुछ खास इस बजट में रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीए नितेश नौसादर जी। नितेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका A1 टीवी के स्टूडियो में। नमस्ते। नितेश जी, बजट पेश कर दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया गया। हिंट पहले से दिए जा रहे थे कि यह लोक लुभावन बजट नहीं होगा, अंतरिम बजट है, अंतरिम बजट ही रहेगा। इस बजट को पेश करने से जहां हर बार अमूमन देखा जाता था कि सरकारें जब बजट पेश करती है और खास तौर पर जब चुनावी वर्ष होता है, हालांकि वो बजट अंतरिम होता है, लेकिन उसमें ऐसी ऐसी घोषणाएं, ऐसे सपने दिखाए जाते हैं जनता को कि जिससे कि सरकार दिल खोलकर लुटा रही है। लेकिन ये जो बजट अब की बार देखने को मिला है, इस बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं मिली है। टैक्स स्लैब की अगर बात करें तो उसमें कोई बहुत चेंजेस नहीं मिले हैं। तो आप अपनी नजर से, एक स्पेशलिस्ट की नजर से, इस बजट को क्या एनालिसिस करना चाहेंगे, क्या कुछ इस बजट पर कहना चाहेंगे? यह बजट भी मोदी सरकार की नीतियों के अनुरूप लगातार विकास को जारी रखने वाला बजट है। और जैसा कि आपने बताया, बहुत सही फरमाया कि इस बजट में अंतरिम बजट है, फिर भी कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो भी सत्ता में सरकार रहती है, उसकी कोशिश रहती है कि इस बजट के माध्यम से मैं अपने वोट बैंक को बढ़ा लूँ। और जनता को तो हमेशा उम्मीद रहती है बजट से कि इस बार ATC की लिमिट में कुछ बढ़ोतरी होगी, या मेरे होम लोन के इंटरेस्ट की छूट की सीमा बढ़ेगी, या स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए सरकारी कर्मचारी वेट करता रहता है। इसी प्रकार टैक्स के स्लैब में भी कोई चेंजेस हो जाए, मुझे कुछ टैक्स में फ़ायदा मिल जाए, ये उम्मीदें जनता का हर वर्ग लगा के बैठा रहता है। और इस बजट में भी हालांकि गवर्नमेंट ने स्पष्ट अपनी एक दे दिया था, एक हिंट दे दिए थे कि भाई इस तरह से कोई ऐसा चेंजेस नहीं होने वाला। और गवर्नमेंट ने वो अपनी बात जो सोची समझी, जो इनकी सिस्टम रहता है, उसी के अनुरूप इन्होंने काम किया और अपनी नीतियों को फॉलो किया। चुनावी रेवड़ियां नहीं बांटी जिससे कि सरकार पे आर्थिक बोझ आए और देश की माली स्थिति खराब हो। इसके बजाय गवर्नमेंट ने अपना इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, इनको बढ़ाने पे जोर दिया, ताकि दीर्घ अवधि में तो देश मजबूत बने ही, साथ ही अल्प अवधि में जो भी स्थिति है कि करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा हुआ है देश का, वो कंटिन्यू कम हो और इंडिया जल्दी विकसित राष्ट्र बने और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को बहुत जल्दी इंडिया छुए। इसलिए इस बजट में इसी तरह के प्रावधान किए हैं कि किसी भी तरह का अपव्यय नहीं करके, किसी भी तरह के ऐसी स्कीम्स नहीं दे के जनता को कि जिससे वित्तीय भार बढ़े, बल्कि आत्मनिर्भर भारत बनाए, एक विकसित राष्ट्र बनाए, वो सपना देखा और उसी के अनुरूप माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। बिल्कुल नितेश जी, जिस प्रकार से देखा जाता है अंतरिम बजट होता है और अंतरिम बजट में बहुत सारी घोषणाएं ऐसी होती है कि उस, जैसा आपने जिक्र किया कि चुनाव में एडवांटेज लेने का भी एक प्रयास किया जाता है। जो वर्तमान सरकार होती है, आने वाली जो चुनावी रणनीति होती है, चुनाव की स्ट्रेटेजी को लेकर के बजट पेश करती है और उसमें बहुत सारी घोषणाएं ऐसी होती है जो आने वाली सरकार को ही पूरी करनी होती है। जो ये बजट पेश किया गया, इसमें तो उसको करना भी कुछ नहीं होता है। 1 तारीख से 1 अप्रैल से वो लागू होता है, ऐसी घोषणाएं कर दी जाती है। इस बजट में अमूमन जो देखा जाता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ये चीज़ें काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती है लोगों को कि सरकार ने बजट पेश कर दिया तो बजट में क्या राहत दी गई है, कौन कौन सी चीज़ें सस्ती हो गई। एक पूरी लंबी लिस्ट आती थी कि ये चीज़ें सस्ती हुई हैं, ये चीज़ें महंगी हो गई है, इन पे टैक्स बढ़ा दिया गया है, इन पे टैक्स घटा दिया गया है। तो क्या बैलेंस्ड होकर के सरकार पहले से चल रही है और आने वाला जो टेन्योर और होगा इनका, अगला जो कार्यकाल ये मान के चल रहे हैं कि ये चुनाव जो बजट पेश किया गया है, इससे क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में रिपीट होने की उम्मीद को लेकर के ये बजट पेश किया गया कि आने वाली सरकार जब होगी और आज रेवड़ियां बांट देंगे तो आगे बैलेंस करने में प्रॉब्लम होगी? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट आश्वस्त है कि वो रिपीट होने जा रही है और इसी आश्वस्तता के कारण ही उन्होंने ऐसी कोई चुनावी रेवड़ियाँ नहीं बांटी हैं। उनको पूरी उम्मीद है कि जो भी सपने दिखाए जाएंगे उनको पूरा उन्हीं को करना है। जो वित्तीय भार आएगा उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं पे आएगी। इसी कारण शायद गवर्नमेंट ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो आज नहीं कल उनको नुकसान पहुंचाए और वो शायद जनता को उस चीज़ का जवाब नहीं दे पाए। इसी कारण गवर्नमेंट ने एक बैलेंस बजट पेश किया और मैं प्रशंसा करना चाहूँगा माननीय वित्त मंत्री जी की कि उन्होंने इस बजट को देश का बजट समझा, एक पार्टी का बजट नहीं समझा और वही इसमें प्रावधान किए जो देश के लिए उपयोगी हैं, न कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी अपने
खुद के फ़ायदे के लिए उसको उन्होंने उपयोग नहीं करके एक देश के बेहतर भविष्य के लिए काम किया। बिल्कुल। बात करें जब बजट होता है तो सब लोगों की निगाहें होती है इनकम टैक्स पे, जीएसटी पे। दोनों ही स्लैब लगभग सेम रखे गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर के? इस बार इन्होंने ऐसा कोई चेंजेस नहीं किया, शायद वो अंतरिम बजट है इसीलिए उन्होंने ऐसा कोई ज़रूरी नहीं समझा कि अभी इसमें कोई चेंजेस किए जाएं। और कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं। इस मोदी सरकार का शुरू से फोकस रहा है कि देश के लोग लिटिगेशन में कम से कम उलझें, और टैक्स डिपार्टमेंट्स के लिटिगेशन को तो उन्होंने पहले भी विवाद से विश्वास स्कीम जैसे लेके आए और लिटिगेशन को कम किया। इस बार भी उन्होंने एक इसमें प्रयास किया है जिससे उनको उम्मीद है कि 1 करोड़ लोग इससे फ़ायदा लेंगे। कई सालों पुरानी डिमांडें जो चलती आ रही हैं, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हैं, उसको अब शायद मेंटेन करना भी गवर्नमेंट के लिए भी मुश्किल है, और जनता में बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि उनकी डिमांड आई हुई है, पर वो लिटिगेशन पेंडिंग चलते आ रहे हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने आज एक स्कीम की है कि 2009-10 से पहले की जो भी लिटिगेशन है जिनमें डिमांड 25,000 रुपये तक की है तो डिमांड सारी वे ऑफ कर दी है, और साथ में 2009-10 से लेके 14-15 तक की अगर कोई डिमांड है तो वो 10,000 तक की डिमांड उसमें वे ऑफ की है। तो इस तरह से अगर पुरानी डिमांड वे ऑफ होती है तो एक जनता को 1 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलेगा, और साथ में लिटिगेशन कम होगा, और सरकारी कर्मचारी भी अपना ध्यान आगे की ओर ले पाएंगे बजाय पीछे के छोटे छोटे विवादों में। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो उलझने थी उनको सुलझा दिया गया है। पुराने जो मामले हैं, 1 दशक हो गया, वो लोग अब भी अपनी पेंडेंसी को लेकर, टैक्स की पेंडेंसी को लेकर चिंतित थे या टैक्स जमा नहीं करा पा रहे थे, उन लोगों को राहत दे दी गई मोटे तौर पर अगर बात करें तो? बिल्कुल, ये तो राहत दी है। साथ में इन्होंने जो इनका फोकस हमेशा से रहा है स्टार्टअप का, तो स्टार्टअप के लिए भी कुछ टैक्स की छूटें इन्होंने लागू की थी। उसका प्रयोजन इनका यही था कि भाई देश में स्टार्टअप बढ़े, और हालांकि इससे बड़े भी हैं। इनको इंसेंटिव देने से कुछ स्टार्टअप यूनिकॉर्न भी बने हैं। तो उन स्टार्टअप्स को जो टैक्स की छूट की सीमा थी जो 31 मार्च 2024 को ख़त्म हो रही थी, उसको लिमिट को एक्सटेंड करके उन्होंने 1 ईयर के लिए एक्सटेंड किया है और 31 मार्च 2025 किया है। तो इससे भी स्टार्टअप्स को बूस्ट मिलेगा। बहुत सारे स्टार्टअप हैं वो शायद नए आने की कोशिश करेंगे, तो ये एक जनता के लिए राहत भरी खबर है। बिल्कुल। इसके अलावा बात करें ये अंतरिम बजट, बेसिक तौर पर कौन कौन से वर्गों को साधने का प्रयास किया गया, कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनको कवर करने का प्रयास इस बजट में किया गया है? इस बजट में कोई विशेष वर्ग का ध्यान नहीं रखा गया, बल्कि पूरे देश का ध्यान रखा गया है। मेरे अनुसार उन्होंने किसी व्यक्ति या कोई वर्ग या संप्रदाय को साधने की कोशिश नहीं की, बल्कि पूरे देश को साधने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने जो प्रावधान किए हैं वो किसानों के लिए भी हैं, तो युवा वर्ग के लिए भी हैं, वो पढ़े लिखे नौजवानों के लिए भी हैं, तो साथ में उद्योगपतियों के लिए भी है, और आम आदमी के लिए भी प्रावधान बहुत सारे किए गए हैं। तो ये बजट मैं किसी वर्ग का बजट नहीं मान के ये पूरे देश का बजट मानता हूँ। बिल्कुल। इनकम टैक्स में जब स्लैब बढ़ाया गया था और 7 लाख तक की इनकम को, आय को टैक्स फ्री करने का ऐलान किया गया था, तो वहाँ पुरानी टैक्स स्लैब और नई टैक्स स्लैब दोनों को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। क्या वो अब ये बजट है इसमें कुछ उसमें और क्लैरिफिकेशन किया गया है, या पिछले वाली जो टर्म्स कंडीशंस थी वही अप्लाई की जाएगी? नहीं, उन्होंने स्कीम्स में कोई चेंजेस नहीं किया, न कोई टैक्स स्लैब में चेंज किया, न कोई टैक्स की रेट्स में चेंजेस किया है। स्कीम्स और रेट्स स्लैब्स सारी वो की वो रखी हैं, एज इट इज़ हैं सारी। तो इसमें इस बार कोई चेंजेस नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट का ये ज़रूर मानना है कि उन्होंने जो टैक्स पेयर्स के लिए फाइलिंग के ऐसे नए इनोवेशन किए थे, इस तरह से उनको ईजी किया था कंप्लाइंसेस को, इसलिए उनके टेन्योर के जो 10 ईयर्स हैं उन 10 ईयर्स में 2.4 टाइम्स रिटर्न फाइलिंग हो गई है, और टैक्स कलेक्शन, डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है वो 3 गुना हो गया लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये गवर्नमेंट एक अपनी उपलब्धि के तौर पर इसका प्रचार कर रही है, और वो कुछ हद तक ठीक भी है कि इससे गवर्नमेंट के जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस किया है उन्होंने और कंप्लाइंसेस में राहत दी लोगों को, उससे देश का तो टैक्स कलेक्शन बढ़ा ही है, और साथ में लोगों में जागरूकता आई है, उससे रिटर्न फाइलिंग की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। बजट पेश कर दिया गया। बजट में हमेशा समावेश होता है सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा। ये सारे जो सेक्टर हैं, इन सेक्टर्स को कितना स्थान मिला है? सड़क की बात करें, पानी की बात करें, चिकित्सा शिक्षा की बात करें, तो ये जितने भी जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स को इस बजट में कितना महत्व दिया गया है नीतीश जी? इस बार भी बजट में इनका सबका बजट बढ़ाया गया है, और शिक्षा में तो नई शिक्षा नीति आ रही है, उसके अनुरूप गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके हिसाब से बजट उन्होंने दिया है। और साथ में सड़क की बात करें तो हाईवेज़ के लिए तो
इंफ्रास्ट्रक्चर का जो पूरा एक इनका अलग से फंड जारी करते हैं लोग, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में कंटिन्यूस को रोड नेटवर्क को बढ़ाए जा रहे हैं। और साथ में चिकित्सा सेवाओं की बात करें तो एक नए मेडिकल कॉलेज की देश में बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी भी इंडिया में पर कैपिटा डॉक्टर्स की बहुत कमी है। तो धीरे धीरे अगर डॉक्टर्स की संख्या बढ़ानी है इनको, तो इसके लिए मेडिकल कॉलेज का नया निर्माण करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसमें आज अनाउंस किया है कि अभी कोई स्पेशल पॉलिसी तो नहीं है, पर एक फ्रेमवर्क बनाएंगे जिसमें ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेज नए ओपन किए जाएं, ताकि देश के बच्चे जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, वो तो उनको तो स्थान मिले ही, साथ में देश के हर नागरिक को एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, ताकि वो देश केवल विकसित तो हो ही, साथ में भारत एक स्वस्थ भारत भी बने। बिल्कुल नितेश जी, इसके अलावा अगर बात करें जिस प्रकार से केंद्र में भाजपा की सरकार है और हाल ही में कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी है, ऐसे में राज्यों को डेवलप करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए इस बजट में राज्यों के विकास के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें रखी गई हैं जिनका समावेश हुआ है, जिनसे कि राज्य विकास कर सकते हैं? हालांकि आम आदमी को डायरेक्ट कोई ऐसी राहत नहीं दी गई है, लेकिन राज्यों को लेकर के कोई ऐसी घोषणाएं की गई हैं बजट में? राज्यों को पर्यटन के क्षेत्र में एक बड़ी घोषणा इन्होंने की है कि स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। वो इसीलिए किया गया है कि देश में पर्यटन को ये सरकार बढ़ाना चाहती है, और आज कई अन्य देशों से शायद इन्होंने प्रेरणा भी ली है कि बहुत सारी कंट्रीज और बहुत सारे स्टेट्स केवल रोजगार उनका पर्यटन क्षेत्र ही है। तो इसीलिए आज जो देश में लोग बाहर घूमने ज़्यादा जा रहे हैं, शादियों का भी बाहर चलन हो रहा है, तो शायद सरकार की ये मंशा है कि यह बाहर जो इंडिया का पैसा जा रहा है वो क्यों नहीं देश में रखा जाए और देश के टूरिज्म को इतना मजबूत किया जाए कि आदमी बाहर जाने की सोचे ही नहीं। पर इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ के पर्यटन स्थल अच्छे हों और वर्ल्ड क्लास हों, साफ सुथरे हों, और जनता वहाँ जाने में संकोच नहीं करे, लपकों वगैरह से दूर रहे। तो इन्होंने कोशिश की है कि स्टेट्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाए जी, और वो इंटरेस्ट फ्री जो लोन दिया जाएगा उससे वो अपने पर्यटन स्थलों का विकास कर सकेंगे। और साथ में कंपटीशन की भावना भी बढ़ाने के लिए इन्होंने रैंकिंग सिस्टम चालू किया है। जैसे कि स्वच्छता में रैंकिंग सिस्टम चालू किया, उसके बाद हर डिस्ट्रिक्ट ये चाहता है कि मैं मेरा डिस्ट्रिक्ट इसमें फर्स्ट आए या मेरी रैंक आगे बढ़े, और एक क्लीनिंग के प्रति देश में जागरूकता बढ़ी है। वैसे पर्यटन स्थलों की भी ये ब्रांडिंग करना चाहते हैं, और इसलिए वो चाहते हैं कि इनमें कंपटीशन बढ़े और हर स्टेट ये चाहे, हर डिस्ट्रिक्ट ये चाहे कि उनके पर्यटन स्थल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हों। बिल्कुल। रूफटॉप सोलर की बात करें, 300 यूनिट तक 1 करोड़ परिवारों को बिजली फ्री देने की बात की गई है। तो ये रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट जो है, इसके तहत 300 यूनिट बिजली फ्री देने की बात 1 करोड़ परिवारों के लिए की गई है। तो ये एक क्या मैसेज देने का प्रयास है? भारत में भी जो नवीनीकरणीय ऊर्जा है उसको ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास हर गवर्नमेंट कर रही है, और इसी क्षेत्र में ये आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि आज अगर विदेश से जो अपना क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है तो उससे देश की अर्थव्यवस्था पे तो नकारात्मक असर पड़ता ही है, साथ में ये पोल्यूशन में भी बहुत बड़ी भागीदारी निभाता है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि क्लीन एनर्जी को डेवलपमेंट हो, उसको बढ़ावा मिले। तो इसमें इन्होंने कंटिन्यू कुछ नई स्कीम्स लॉन्च की हैं, और आज बजट में फिर एक घोषणा की है कि जो भी रूफटॉप सोलर वाले घर हैं जिन्होंने कनेक्शन करवा रखे हैं उनको 300 यूनिट प्रति माह फ्री दिए जाएंगे। तो निश्चित रूप से जनता का इस ओर रुझान बढ़ेगा। और साथ में इन्होंने बजट में ये बोला भी है आज माननीय वित्त मंत्री जी ने कि इससे हर व्यक्ति न केवल अपने लिए बिजली बना सकेगा, बल्कि उस बिजली को डिस्कॉम्स को देके, गवर्नमेंट को देके उससे कुछ अर्निंग भी कर सकता है। और देश में सोलर ऊर्जा का बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ के बहुत सारे स्टेट्स में बहुत अच्छी सनलाइट है जो इसके लिए, सोलर ऊर्जा के लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए गवर्नमेंट की ये कोशिश है कि इस क्षेत्र को बढ़ावा मिले, ताकि लोगों को आमदनी भी हो और स्वच्छ ऊर्जा मिले और पर्यावरण को प्रदूषण से भी बचाया जा सके। बिल्कुल। आयुष्मान भारत योजना की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार की योजना आयुष्मान भारत, इसका विस्तार करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा सहयोगिनियों को, हेल्पर्स को उसमें कवर किया गया है। तो ये भी कहीं न कहीं जो वर्कर्स हैं उनको बेनिफिट देने का काम, साथ ही साथ इस योजना का जो दायरा है, लाभार्थी है, उनको उस दायरे को बढ़ाकर उनको बेनिफिट देने का काम किया गया है। समाज के हर तबके को जोड़ने का इस सरकार ने प्रयास किया है, और आशा सहयोगिनी और ये जो वर्कर्स होते हैं इनको दायरे में लाने की पहल भी इसी की एक कड़ी का जुड़ाव है। और निश्चित रूप से इसको बेनिफिट ये मिलेगा कि आयुष्मान भारत का दायरा बढ़ेगा, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, और स्वस्थ भारत होगा तो विकसित भारत होगा।
जी, लखपति दीदी एक योजना चला रखी है केंद्र सरकार ने, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य लिया गया है, क्या कहेंगे? स्वरोजगार को बढ़ावा देना भी एक प्रमुख इस योजना का कारण है। और आज लेडीज़ भारत में जब तक एक दूसरा पहलू है, ये अपनी पूरे समाज का आधा हिस्सा होते हैं ये लोग, तो अगर लेडीज़ को बढ़ावा नहीं मिलेगा, वो आत्मनिर्भर नहीं बनेंगी, तब तक देश में शायद इतना विकास कर पाना संभव नहीं है। तो सरकार का ये कदम उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। और पहले भी 1 करोड़ लोगों को उन्होंने लखपति दीदी बनाया और उसकी सफलता से ही ये स्कीम को इसको और आगे बढ़ा रहे हैं। और अब बढ़ाकर इसका लक्ष्य इन्होंने 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का किया है। और अगर इतनी लेडीज़ अगर लखपति दीदी बनती हैं तो ये देश के आर्थिक विकास में एक बहुत बड़ा योगदान करेंगी और बहुत मजबूती लेके आएंगे। बिल्कुल, डिफेंस की अगर बात करें तो डिफेंस का बजट भी लगातार मोदी सरकार बढ़ाती जा रही है। डिफेंस का बजट अगर देखा जाए तो कई बजट में देखा जाए हर बार डिफेंस को विशेष महत्व दिया गया है, काफी मजबूत करने का प्रयास किया गया है। इस बार भी 6.2 लाख करोड़ का बजट बढ़ाया गया है, लगभग 3.4% रक्षा बजट बढ़ाया गया है, क्या कहेंगे? डिफेंस में सरकार का प्रयास है कि पहले जहां भारत के सारे उपकरण डिफेंस के आयात होते थे, अब गवर्नमेंट इस स्थिति में आ गई कि हमारे यहाँ से डिफेंस इक्विपमेंट निर्यात होते हैं। तो ये देश के लिए बहुत बड़ी सफलता है कि आज जिन रक्षा उपकरणों के लिए हमें आयात पर निर्भर होना पड़ता था, हम वेट करते थे दूसरी कंट्रीज़ की कि वो हमारे हिसाब से हमारी यहाँ की जो परिस्थिति है उसके हिसाब से इक्विपमेंट्स डिज़ाइन करें, बट अब सरकार के प्रयासों से निरंतर बजट को विकास करने से इसमें बड़ी सफलता पाई गई है। और आज ये बजट में इसका निरंतर बढ़ाना, प्रावधान करना भी उसी कड़ी का कारण है। और इसी कारण आज देश रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन पाया है। बिल्कुल, इसके अलावा स्किल इंडिया का भी एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है, यूथ की स्किल्स को डेवलप करने पे फोकस किया गया है, यूथ को ट्रेंड करने का। जिस प्रकार से विपक्ष लगातार मांग करता रहता है कि डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए, डायरेक्ट आम आदमी उसके खाते में पैसा पहुंचाया जाए, और सरकार का फोकस जो बजट में देखने को मिल रहा है कि स्किल को डेवलप करके रोजगारोन्मुखी उसे बनाया जाए, उसको रोजगार परक शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपना रोजगार चला पाए। तो इसमें भी बजट में कहीं ना कहीं उसको केंद्रित किया गया, उसको महत्व दिया गया है, युवाओं की स्किल को डेवलप करने पर ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, इस बजट में इस क्षेत्र पर भी फोकस किया गया है। और पिछले कुछ बजटों अगर देखें तो निरंतर ये सामने आ रहा है कि यह गवर्नमेंट रोजगार लेने वाले के बजाय रोजगार देने वाला बनाना चाहती है। ये चाहती है कि भारत का हर युवा आत्मनिर्भर हो, वो रोजगार लेने की नहीं सोचने के बजाय खुद का एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करे, खुद का कोई बिजनेस करे, ताकि वो साथ में 10 लोगों को रोजगार दे। और ये एक हद तक ठीक भी है, क्योंकि सरकार का काम रोजगार देना नहीं है, उनका है नीतियाँ बनाना, देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना और ऐसी पॉलिसीज़ को डेवलप करना, फ्रेमवर्क तैयार करना, ताकि लोग आसानी से जीवन जी सकें, आसानी से बिजनेस कर सकें। और गवर्नमेंट स्किल इंडिया कैंपेन इसीलिए चलाया इन्होंने कि जब तक देश का युवा शिक्षित होने के साथ स्किल नहीं होगा, केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, डिग्री से शायद उनको पैसा मिलता तो आज तक देश में बेरोजगारी की स्थिति नहीं होती। तो स्किल इंडिया कैंपेन टेक्नोलॉजी के साथ उनको फ्रेंडली बनाने का एक प्रयास है कि वो नई चीज़ें सीखेंगे, देश के व्यवसाय के हिसाब से वो अपनी सोच को बदलेंगे, उसी हिसाब से ट्रेनिंग लेंगे, तो उनके रोजगार की कोई कमी नहीं रहने वाली। और इसी कड़ी में ये स्किल इंडिया कैंपेन को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है और इस क्षेत्र में बजट बढ़ाया जा रहा है ताकि रोजगार के मामले में देश आत्मनिर्भर हो, भारत का युवा आत्मनिर्भर हो। बिल्कुल, स्ट्रीट वेंडर्स की अगर बात करें, रेडी पटरी वालों की बात करें, जो कि एक गरीब तबका है, वो अपना रोजाना का घर चलाने का खर्च अपने रोजाना के व्यवसाय से कर पाता है, उससे भी प्रोत्साहन देने के लिए उसको भी कुछ लोन मिल सके, उसको जो फॉर्मेलिटीज़ है उसमें सिक्योरिटी नहीं देनी पड़े। मुद्रा लोन की अगर बात करें तो मुद्रा लोन से भी लोगों को रोजगार देने का प्रयास किया गया है। मुद्रा लोन एक ऐसी ही स्कीम है जिसमें जो छोटे व्यवसायी जिनके पास काबिलियत है, जो काम करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मैं अपने आत्मनिर्भर बनूं, बट उनके पास कमी है तो केवल वर्किंग कैपिटल की, तो उस वर्किंग कैपिटल की कमी दूर करने के लिए इन्होंने ये मुद्रा योजना स्टार्ट की है कि बहुत कम पेपर्स पे उनको ये लोन और बहुत कम समय में उपलब्ध हो सके। उससे फ़ायदा ये हुआ लोगों को कि उनको वर्किंग कैपिटल मिली तो उन्होंने अपना वेंचर स्टार्ट किया जो भी, और धीरे धीरे वो आगे बढ़े, बट वो स्टार्ट इस फंडिंग से कर पाए। तो इसमें गवर्नमेंट बजट कंटिन्यू अपना मेंटेन करती है, हर साल कुछ बढ़ाती है ताकि इसके लाभार्थी धीरे धीरे जुड़ते जाएं
और आत्मनिर्भर भारत बन सके। बिल्कुल बिल्कुल नितेश जी, अंतिम एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, ओवरऑल पूरे अंतरिम बजट की अगर व्याख्या की जाए संक्षिप्त में, इस अंतरिम बजट को लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? अंतरिम बजट में किस नजर से उसे देखते हैं? अंतरिम बजट को लेकर के आपकी अंतिम प्रतिक्रिया। अंतरिम बजट में सभी चीज़ों का समावेश किया गया है और आज जैसे पड़ोसी जो भी देश हैं, जैसे मालदीव का भी इंसिडेंट हुआ, उस इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट को लगा कि क्यों नहीं अपनी कंट्री को प्रमोट किया जाए, तो अभी इसने घोषणा की है इसमें भी कि जो भी द्वीप हैं, आइलैंड्स हैं इंडिया के, उनको उनकी कनेक्टिविटी बेटर की जाएगी, वहाँ पे शिप्स से ट्रांसपोर्ट को और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल्स वगैरह सब इस तरह से मजबूत बनाए जाएंगे। साथ में जो 3 कॉरिडोर बनाने की बात की है, जो एनर्जी, सीमेंट और रेलवे फ्रेट के लिए हैं, तो ये कॉरिडोर्स जो बनेंगे वो शायद देश के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान देंगे। और रिसर्च और इनोवेशन अगर इंडिया अपनाता है, जिसके लिए भी इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का फंड ईयरमार्क किया है, तो ये रिसर्च और इनोवेशन का जो पैसा है उससे इंडिया जो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करता है, वो इंपोर्ट करने के बाद ये बजाय ये खुद अपना इनोवेशन कर सकेंगे यहाँ पे और अपना पेटेंट लेके ये इंडिया की कंपनियाँ अच्छा काम कर पाएंगी और आज की ज़रूरतों के हिसाब से अपने आप को ढाल पाएंगी और देश के विकास में बड़ा योगदान दे सकती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे सीए नीतीश नौसादर जी, बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश जी।